हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं विलयन के प्रकार एवं सांद्रता। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे विलयन के अणुसंख गुणधर्म एवं असामान्य अणुभार। चलो देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग समझेंगे विलयनों के अणुसंख गुणधर्म के बारे में। तो अगर अणुसंख को देखा जाए, सबसे पहले आपको विलयन तो आपको पता ही है विलयन क्या होता है। ठीक है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विलयन कैसे बनता है सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे अणुसंख के बारे में। अणुसंख क्या है? ठीक है? हाँ, अणुओं की संख्या के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये जो है अणुसंख एक तरीके से लैटिन शब्द की भाषा में है। लैटिन शब्द की भाषा। ठीक, अणुसंख आपका जो है ये लैटिन की भाषा में है, और जिसका सबसे जो है मतलब तरीके से अर्थ होता है, इसका क्या होता है अर्थ कि अणुओं की संख्या यानी कि एक तरीके से साथ बंधे हों। जो अणु क्या होते हैं एक तरीके से साथ बंधे होते हैं। ठीक है, जैसे एक अणु दूसरे अणु के साथ में जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे विलयन में कम मतलब बॉन्ड के साथ मतलब एक तरीके से कम बॉन्ड क्या कि आकर्षण बल कम लगता है उनमें। ठीक है, जो बांड बने होते हैं, और ठोस में ज्यादा आकर्षण बल कार्य करता है, और गैस में बहुत ही कम से कम। ठीक, यानी कि तब बांड एक साथ नहीं रहते। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है इनका जो अर्थ होता है एक तरीके से कि अणुसंख को कह सकते हैं साथ बंधे होते हैं। ठीक, इस तरीके को उसको बताया था कि साथ क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ बताया था अणुसंख गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो हमने आपसे बताया कि अणुसंख जो है एक तरीके से लैटिन शब्द है। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है बहुत सारे मतलब अणु एक साथ बंधे। ठीक है, तो इसे यहाँ बताया गया है कि विलयन के वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो विलयन के गुणधर्म है। ठीक है, अब विलयन के गुणधर्म हमने आपको बताया था। ठीक है, अगर देखा जाए एक तरीके से तो विलयन जब किसी भी चीज का तैयार होगा तो एक तरीके से समांगी मिश्रण पर ही कार्य करता है। ठीक है, जो विलयन आपका तैयार होता है सॉल्यूशन एक तरीके से समांगी मिश्रण पर कार्य करता है, और उसके जो गुणधर्म है वो कहीं ना कहीं समांगी मिश्रण जिस तरीके से कार्य करते हैं यानी कि वही वही गुणधर्म होंगे जो एक तरीके से घोलने पर कोई अपशिष्ट पदार्थ न बचे, वही एक मतलब विलयन के रूप में तैयार होगा। तो बताया जाता है कि जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, अब विलयन में जितने कण उपस्थित होंगे कण यानी कि पार्टिकल, तो पार्टिकल हमें तभी पता चलेगा उसी तरीके से एक मोल के मतलब मोलों के अनुसार हम कणों को ज्ञात कर सकते हैं, कणों को क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि एक मोल बराबर एक वैल्यू होती है। ठीक है, उस हिसाब से इसको यहाँ बताया गया है कि कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। अब जो उसमें विलय किया गया है, ठीक है, एक तो आपका जो विलयन तो तैयार ही होगा, लेकिन उसमें कुछ विलयन तभी तैयार होगा जो उसमें कोई चीज विलय की जाएगी, तभी तो पता चले कि हाँ किसी चीज से। मान लीजिए अभी हम ये कहें कि आप सिर्फ पानी लिए हैं। ठीक है, तो अगर एक तरीके से विलयन देखा जाए तो पानी भी एक तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट मिले हैं तभी जाकर के पानी भी मिला है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग देखें, बताया कि दोनों का अनुपात पर निर्भर करता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा तब पानी मतलब एक तरीके से निर्माण कर सकता है। ये ऑक्सीजन का दिया गया है
तो ये 2 होगा, ऑक्सीजन में कितना होगा, तो ये 2:8। ठीक, अगर देखा जाए तो 1:4 के रूप में आता है। ठीक, तो अब जो दोनों के अनुपात पर निर्भर करता है जो बताया, तो अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का देखें तो जो जल आपका बनता है वो भी कहीं 1:8 या 1:8 पर भी ये बनता है। ठीक है, 1:4 पर भी बनता है। ठीक, तो इस तरीके से कह सकते हैं ये अनुपात इस तरीके से निकलता है। अब हम कहें ये चीज कि इसमें जो विलय के कणों की संख्या दी गई, हम कहें कि इसमें एक तरीके से हमने चीनी घोल दिया है। ठीक है, तो अब हम आपसे बताएं कि इसमें एक तरीके से देखा जाए ग्लूकोज के लिए, शुगर के लिए, तो 6H12O6 के रूप में कार्य करेगा। तो वहां पर जो अनुपात होगा, जो हाइड्रोजन का अनुपात होगा, तो इस तरीके के दोनों के जो अनुपात होंगे, जब क्या होंगे, उनके अनुपातों पर निर्भर करेगा कि किस तरीके के अनुपात हैं, तब आपके जो विलय हैं और जो आपका विलयन है, ठीक है, उनकी जो व्यवस्था है, मतलब उनके जो कणों की संख्या का जो अनुपात पर ही क्या करता है, वो निर्भर करता है, और उसी को अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। यानी कि यही बताया रहा है कि जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या होगी और विलय की कणों की संख्या का जो अनुपात होगा, उसी को क्या कहा जाएगा, अणुसंघ गुणधर्म। क्योंकि वो दोनों इसलिए दोनों को लिया गया क्योंकि जो दोनों मिलेंगे तभी तो आपस में दोनों के बांड को घोल पाएंगे, और दोनों बांड यानी दोनों की जो कण के पार्टिकल होंगे आपस में टूटेंगे, दूसरे से जुड़ेंगे, तभी तो विलयन तरीके से तैयार होगा। जैसे हम वो नमक और पानी पीते हैं तो नमक जो उसमें घोलते हैं, ठीक है, तो नमक के पार्टिकल जो होते टूट जाते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में मिलना शुरू करते हैं, तभी तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl बनाते हैं। तो इस तरीके से, और उनके अनुपात पर निर्भर भी करता है। इसे समझिए अनुपात पर निर्भरता क्या है। जैसे मान लीजिए आप एक गिलास पानी ली है, ठीक है, और एक गिलास पानी में जो अगर आप 2 चुटकी नमक डाल देंगे तो पानी आप पी सकते हैं आसानी से। लेकिन आप सोचे 2 चम्मच नमक डाल दें और एक गिलास पानी, तो उसको आप किसी तरीके से पी नहीं सकते। तो अब ये आपके स्वाद के अनुसार तो उसका अनुपात बिगड़ गया, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी चीज के लिए अनुपात कार्य करेगा। वो किस तरीके से काम करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रकार करेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का जैसा आपने देखा होगा, कहीं बिजली कम रहती है तो लोग अर्थिंग में नमक डाल देते हैं, अर्थिंग एक जगह लगा करके उसमें नमक डाल देंगे। जैसे जमीन पे वो राड को लगा देते हैं, इससे अर्थिंग, या फिर घर में लाइट धीमी रहती है तो तेज हो जाती है। वो आप विद्युत रसायन में पढ़ाएंगे आप उसको, तो आपको ज्यादा सोचना है। तो अब उसके लिए वो अनुपात सही है, और हमारे लिए सिर्फ जो 2 चुटकी ही नमक अनुपात का सही है, तो वही उसका क्या होता है, गुणधर्म कहलाता है। समझ में आया कुछ? तो ये है अणुसंघ गुणधर्म के बारे में। तो अभी जैसे हम लोग ये समझे अणुसंघ गुणधर्म के बारे में, ठीक है, कि अणुसंघ गुणधर्म जो होते हैं एक तरीके से आयन, वो उनके जो पार्टिकल होते हैं उससे बंधे रहते हैं, ठीक है। अब वो पार्टिकल इस तरीके से ही हो सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से, जैसे अणुओं के पार्टिकल, मतलब अणु एक दूसरे से बंधे हो, या आयन जो होते हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, ठीक है। अब जैसे आयन, आपको अगर याद हो तो हमने छोटे छोटे रिएक्शन कराए थे आपको, जिसमें हमने आपको बताया था कि Na के साथ सोडियम के साथ क्लोरीन का जो रिएक्शन होता है, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन सोडियम के साथ में, और सोडियम के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ में क्या होते हैं, बंधे रहा करते हैं, वो भी होता है, ठीक है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम के साथ में हाइड्रोक्साइड बनता है और H के साथ में Cl का प्रयोग किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, और हाइड्रोक्लोराइड एसिड बनकर तैयार होता है, ठीक। तो इस तरीके की व्यवस्था इसमें हुआ करती है। अब इसमें आगे हम लोग, हाँ, तो विलयन के जो अणुसंघ गुणधर्म होते हैं वो कई तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। किन किन तरीकों से कार्य करते हैं उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहला आपका है, फिर दूसरा, तीसरा, और फिर चौथा, ठीक है। तो चलिए लिखिए पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, ये इसके गुणधर्म है, विलय के अणुसंघ गुणधर्म है, जो इसके वही लिखा रहे हैं, जो निम्नलिखित होते हैं, 4 प्रकार के करीब होते हैं। वाष्प दाब के
अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। ठीक, और फिर है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और फिर है हिमांक में अवनमन। ठीक, हिमांक में अवनमन, और फिर है प्रासरण दाब। ठीक, तो ये चार चीजें हैं अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, और चौथा है प्रासरण दाब। ठीक, ये चार चीजें हैं और इन्हीं चार चीजों को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और यही चार चीज आपके पूरे चैप्टर को कवर करती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.